नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों क्लास 2, जिसमें हम मैराथन तरीके से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि 5 वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट हिंदी को कवर करने वाले हैं। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं डाल रहे हैं। 4-4, 5-5 टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है, जिसमें से आपका बहुत डिटेल में रिविजन हो सके और परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आराम से आप बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। जैसे आज के हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो रहेंगे, यहां से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, शब्द विचार यानी शब्द भेद वाला टॉपिक रहेगा। उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य भेद, कारक और वाच्य के बारे में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हमारे कपिल सर जो हैं वो इन 5 टॉपिकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनते हैं यहाँ से अच्छे अच्छे, उनका आप लोगों को रिवीजन कराएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, जिसकी मैंने आप लोगों को 5 टॉपिक कराए थे, उसका उन्होंने एक कंप्लीट 5 टॉपिक के एमसीक्यू आप लोगों को कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि हिंदी हमारी यहाँ पर 37 क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही अहम रोल हिंदी दोस्तों यहाँ पर निभाती है, अगर आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज की सीरीज। आज हमारा क्लास 2 है ना। अभी हमारे पास लगभग 10 से 11 दिन बचे हुए हैं परीक्षा के, तो हम इन 10-11 दिन में हिंदी का पूरा रिवीजन इन 5 वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे और जितने भी यहाँ से प्रॉब्लम्स परीक्षा में बनती हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब आ जाते हैं हम। हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों शब्द विचार से संबंधित पहला टॉपिक है हमारा। इसके बाद हम आगे देखेंगे उपसर्ग, प्रत्यय से संबंधित, है ना, वाच्य और वाक्य से संबंधित। तो पहले हम समझ लेते हैं कि शब्द भेद हमारे क्या होते हैं और किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों देखते हैं शब्द होता क्या है। तो शब्द वर्णों के सार्थक अर्थपूर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द का मतलब होता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, मतलब जिसका कोई एक मीन्स निकलता हो, मतलब निकलता हो, है ना। अब शब्द क्या होते हैं दोस्तों, 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सार्थक शब्द और एक होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जो हम आए दिन इनका इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं। जैसे राम हो गया, घर हो गया, है ना, शाम हो गया। ये सब जो शब्द हैं दोस्तों, ये कैसे शब्द हैं, सार्थक शब्द हैं। इनका एक अपने आप में कोई मतलब निकलता है। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, एक होता है हमारे पास निरर्थक शब्द, है ना, जिसका कोई अर्थपूर्ण मतलब नहीं निकलता है, जिसका कोई अर्थपूर्ण मतलब नहीं निकलता है। जैसे, है ना, हम कह देते हैं, एक शब्द हम सुनते हैं रोटी वोटी, कह देते हैं ना, है ना, खाना वाना, इस तरह के शब्दों को हम बोलते हैं। तो अक्सर हम ये करते क्या हैं, करते दोस्तों हम ये हैं, सार्थक और निरर्थक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उनका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अब देखिए, रोटी का तो यहाँ मतलब निकलता है, लेकिन बोटी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। खाने का मतलब है, लेकिन बाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई सार्थक मतलब नहीं बनता है, वैसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों शब्द भेद से संबंधित, तो हम निरर्थक शब्दों पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे सार्थक शब्दों के ऊपर, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही हो और सवाल भी यहीं से आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शब्द कितने होते हैं। तो शब्द 2 तरह के होते हैं सर, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों इनका कुछ क्लासिफिकेशन, देखते हैं इनको हम कितनी तरीके से बांटते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको बांटते हैं रचना के आधार पे। किसको, शब्द को, है ना, शब्दों को हम रचना के आधार पे बांटेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेंगे यहाँ से, रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत आसान है सर, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द, है ना। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं दोस्तों, पहले इसको समझिए। जिसके खंड करने पर सार्थक शब्द ना निकले। बात समझ में आई आपको। देखिए, एक शब्द है हमारे पास राम। राम कैसा शब्द है, तो ये हमें अभी पता चलेगा कि रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है। तो राम का दोस्तों आप खंडन अलग अलग करिएगा, इसको संधि विच्छेद करके देखिए, रा और माँ, इस तरीके से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, इनके वर्णों को तोड़ सकते हैं। लेकिन रा का दोस्तों कोई शाब्दिक मतलब नहीं है, ना ही माँ का कोई शाब्दिक मतलब। हालांकि वर्ण तो है माँ, रा भी एक वर्ण है, लेकिन इनका अपना कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जैसे एक और शब्द ले लेते हैं, आधन नार, है ना। ये क्या हो गया सर, अनार शब्द है। ये क्या है, अनार शब्द है ना। अब अनार शब्द को हमने 2 अलग अलग खंडों में तोड़ा, तो क्या इन दोनों शब्दों का कोई अलग मतलब निकल रहा है? नहीं सर, ये एक अलग वर्ण में टूट गया और ये एक अलग शब्द में टूट गया, लेकिन इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं मिल पा रहा है।
यहाँ तक आपको क्लियर है? इसका मतलब सर ये जो दोनों शब्द हुए, राम हुआ, अनार हुआ, चावल हुआ, मुँह हुआ, खेत हुआ, ये कैसे शब्द हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनके हम दो सार्थक खंड नहीं कर सकते, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर नहीं बने होते हैं, वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसका उल्टा आप समझिए दोस्तों, अगर कोई शब्द ऐसा है जिसके हम सार्थक खंड कर सकते हैं, कोई शब्द ऐसा है जिसके हम दो सार्थक खंड कर सकते हैं, या जो अलग अलग दो शब्दों से मिलकर बना है, वैसा शब्द क्या होगा? यौगिक शब्द, है ना? वैसा शब्द क्या होगा? यौगिक शब्द होगा मेरे भाई। जैसे एक शब्द हमारे पास है बच्चा, विद्यालय। क्या है भाई? विद्यालय, है ना? अब जो विद्यालय शब्द है दोस्तों, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। कैसे सर? देखिए, विद्या यहाँ पर अपना एक अलग शब्द है, विद्या क्या है? यहाँ एक अलग शब्द है, और आलय दोस्तों जो है वो एक अलग शब्द है ना? विद्या का मतलब होता है ज्ञान, और आलय का मतलब होता है जहाँ बैठकर हम विद्या ग्रहण करते हैं, अर्थात विद्या का मंदिर। तो विद्या का भी एक अपना अलग मतलब है, अर्थात सर इसको हम ज्ञान कहते हैं। आलय का मतलब हम मंदिर से कह सकते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? दोनों शब्दों के अपने शाब्दिक मतलब निकल रहे हैं, है ना? तो ऐसा शब्द जो जिसके दो सार्थक खंड किए जा सकते हैं, वह शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। इसके उल्टे भी हम याद कर सकते हैं, वह शब्द जो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में। अच्छा, यहां से हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द के लिए। योग रूढ़ शब्द क्या होता है दोस्तों? एक अलग तरह का शब्द होता है ना? अब देखिए, ये शब्द एक ऐसा शब्द होता है, ना तो इसके हम सार्थक खंड कर सकते हैं, और ना ही ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है। ये एक अलग ही प्रक्रम होता है इसका। ये क्या होता है दोस्तों? एक बाहरी अर्थ पे ले जाकर के हमें समझाता है। बाहरी अर्थ का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो मुझे लगता है आप समझ पाएंगे जल्दी से। जैसे एक शब्द है हमारे पास लंबोदर, है ना? अब आप मुझे बताइए लंबोदर का क्या मतलब होता है? सर लंबोदर का मतलब शब्द पढ़ने से हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हमें स्पष्ट होगा कब? जब हम इसके बाहरी अर्थ पे जाएंगे। लंबोदर का मतलब हुआ लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब होता है सूंड, अर्थात ये गणेश जी के बारे में बता रहा है। तो शब्द से तो हमें स्पष्ट नहीं हो रहा सर ये किसके बारे में बता रहा है, लेकिन हमने इसका अर्थ निकाला अपने शब्दों में, तब हमें पता चला अच्छा लंबोदर का मतलब क्या होता है सर? गणेश जी होता है ना? तो एक बाहरी अर्थ पे हमको ले जा रहा है, एक विशेष अर्थ हमें इसका निकालना पड़ रहा है शब्द का, तब हमें पता चल पा रहा है कि सर ये शब्द योग रूढ़ शब्द है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एक हो सकता है हमारे पास जलज, है ना? अब जलज का मतलब क्या होता है? जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात ये एक विशेष अर्थ रख रहा है किसके बारे में? कमल के बारे में। जलज किसके बारे में बता रहा है हमें सर? ये बता रहा है हमें कमल के बारे में। किसके बारे में? कमल के बारे में, है ना? तो हमें एक बाहरी अर्थ पे जाना पड़ रहा है, अर्थात हमें एक विशेष अर्थ पे जाना पड़ रहा है। वही शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। रचना के आधार पे हमने शब्दों को बांटा, 3 तरीके से डिवाइड किया है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, और नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 होता है हमारा योग रूढ़ शब्द। तीनों की परिभाषा आपको क्लियर है। वह शब्द जिसके हम दो सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं रूढ़ शब्द कहलाता है। वह शब्द जो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना, अर्थात हम जिनके सार्थक खंड कर सकते हैं, यौगिक शब्द कहलाता है। वह शब्द जो हमें विशेष अर्थ या बाहरी अर्थ पे ले जाता है, वैसा शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो रचना के आधार पे दोस्तों हमने शब्दों का विभाजन किया, और कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से किया। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब यहां से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले आपसे, मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं सर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना? तीनों की परिभाषा आपको क्लियर कर दी गई है। आगे आते हैं। अब हमसे कहेगा उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे, है ना? ये कितने प्रकार का होता है? उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार का होता है? तो देखिए 4 प्रकार दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट हैं आपको, यहां से देखिएगा। उत्पत्ति के आधार पे दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। लेकिन सर यहाँ तो 4 लिखे हुए हैं, 4 का मतलब यहाँ पे इस स्लाइड में 4 हैं, लेकिन एक होता है दोस्तों हमारा संकर शब्द। क्या होता है? संकर शब्द, है ना? संकर शब्द बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम समझते हैं एक एक करके इनको। हालांकि ये चीज़ें आपने सुनी होंगी। तत्सम शब्द क्या होता है? तद्भव क्या होता है? देशज क्या होता है? विदेशज क्या होता है? अगर नहीं सुना होगा तो हमने संकर शब्द के बारे में नहीं सुना होगा, उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए
इसकी परिभाषा आपको पता है सर, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत से उत्पन्न शब्द। जो शब्द संस्कृत से आए हैं और हमने अपनी हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए हैं, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? वैसे शब्द सर तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे धर्म हो गया, धर्म कैसा शब्द है सर? संस्कृत का है। बानर हो गया, है ना, मयूर हो गया, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। कर्म हो गया, चक्र हो गया, है ना, विष्णु हो गया। तो ये सारे शब्द क्या हैं सर? संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम इनको हिंदी में भी अपना चुके हैं, तो हमें बहुत ही फेमिलियर लगते हैं ये, है ना। ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं लेकिन हमारी हिंदी में हमने उनको अपना लिया है ज्यों का त्यों, जिनका स्वरूप बिना बदले, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसका थोड़ा सा उल्टा सोचिए, है ना। वैसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से हैं लेकिन हमने उनका स्वरूप कुछ परिवर्तित कर दिया है ना। अब जैसे यहाँ एक शब्द है धर्म, है ना। अब धर्म को हम थोड़ा सा, इस शब्द को हमने बदल दिया और यहाँ पे हमने कर दिया धर्म, है ना। तो ये जो धर्म शब्द हो गया, ये हो गया तद्भव शब्द, है ना। ये शब्द कैसा हो गया? तद्भव शब्द। अच्छा, ये बानर है, तो बानर को हमने बानर ना कह के बंदर कहना शुरू कर दिया। बानर कैसा शब्द था सर? संस्कृत का था। हमने इसको बदल कैसे लिया? हिंदी में बदल लिया, बंदर कह दिया, अर्थात वो तद्भव शब्द हो गया। मयूर एक शब्द होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? मोर कहते हैं सर। क्या कहते हैं? मोर कहते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। इसकी परिभाषा अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये आपको बहुत क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है ना। तत्सम और तद्भव में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन किसी तरह का होना चाहिए। अच्छा, एक और बचता है दोस्तों, तीन और बचेंगे अभी हमारे पास इसके बाद। एक होता है देशज, है ना। इसको देसी शब्द भी कहते हैं, देशज शब्द भी कहते हैं। इसको समझिए, देशज शब्द क्या होता है। कई बार ये कंफ्यूजन पैदा करवा देता है परीक्षा में। अब देशज शब्द वो होते हैं दोस्तों जो हमने अपने, जो हमारा एक क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र लेवल पे जिन शब्दों का हमने अपना विकास कर लिया, बहुत एक छोटे स्तर पे जिनका प्रयोग हम करते हैं, जिनका जिक्र ना तो संस्कृत की शब्दकोश में है, ना ही जिनका जिक्र हिंदी शब्दकोश में है, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा खटिया। क्या सुना है? खटिया सुना है ना। एक शब्द सुना है आपने लोटा, पेट, है ना, लात, है ना। तो ऐसे शब्द जो होते हैं दोस्तों, जो बहुत सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं, जिनका हिंदी और इंग्लिश डिक्शनरी में, हिंदी और संस्कृत डिक्शनरी में कोई जिक्र नहीं मिलता, जो हमने मुख सुख के कारण, अपने मुख सुख के कारण अपनी भाषा को समझाने के लिए दूसरे को जिन शब्दों का हमने इजाद कर लिया है, वैसे शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों विदेशी शब्द, अर्थात वैसे शब्द जो हमारे भारतीय नहीं है, लेकिन इनको हमने क्या कर रखा है? अपना लिया है, जो आए विदेशी भाषा से हैं, विदेश से आए हुए शब्द हैं, लेकिन आज हमारे हिंदी में खूब फल फूल रहे हैं, हंसी खुशी के साथ हमने उनको अपना लिया है। यहां तक क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, विदेशी शब्द पे आ जाते हैं दोस्तों। तो वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से आए, मतलब भारत के नहीं है, कोई चीन से आया, कोई तुर्की से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई इंग्लैंड से आया, कोई जापान से आया, ऐसे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। आगे आओ। अच्छा, ये वाली बात देखिए, बहुत डिटेल में मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि शब्द भेद, देखिए अब की बार जो पेपर डिजाइन होने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाएगा। तो हिंदी बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़नी है। हिंदी क्या करनी है? आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़नी है। चलिए दोस्तों, है ना, अब शुरू करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक पांचवा जो हमारा बचा था दोस्तों, इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई नई बात नहीं है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वही है। अगला देखिए दोस्तों, संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है? विदेशी शब्द के बारे में आपने पढ़ लिया, जो विदेश से अपनाएंगे, उनका और आगे जिक्र करेंगे हम, कौन कौन से विदेशी शब्द हैं जो हमने हिंदी में अपनाए हुए हैं। देखते रहें आप वीडियो को। अच्छा, विदेशी शब्द क्या होता है दोस्तों? दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है। कोई दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर किसी शब्द का हम जब निर्माण करते हैं तो वैसा शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। इसके लिए आप समझ सकते हैं रेलगाड़ी। क्या समझ सकते हैं? रेलगाड़ी। कैसे सर? अब देखिए, रेल जो शब्द है वो किसका शब्द है? अंग्रेजी का है। रेल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। मतलब एक शब्द मिलाया हमने अंग्रेजी का और एक शब्द मिलाया हिंदी का और एक नया शब्द बनाया रेलगाड़ी। क्या बनाया? रेलगाड़ी। ये शब्द संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर शब्द है। एक शब्द और देख लेते हैं, छायादार।
है ना। अब ये छाया हिंदी का शब्द हो गया, ये अरबी का शब्द हो गया दार, है ना। तो ये भी एक नया शब्द बन गया भाई हमारे पास, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ, अर्थात ये भी एक संकर शब्द है ना। बहुत सारे शब्द हैं, रेलगाड़ी है, छायादार है, पानदान है, खानदान है ना। ये कैसे शब्द हैं, संकर शब्द होते हैं। क्लियर हो जाती है बात यहां पर। चलिए अच्छा, अब कुछ स्पेशल टाइप के शब्दों को हम यहां पर देखते हैं दोस्तों, यहां से खूब ठीक ठाक क्वेश्चन परीक्षा में बनाता है वो। देखिए एक शब्द होता है दोस्तों ध्वनि बोधक। एक शब्द कैसा होता है, ध्वनि बोधक, जिससे हमें ध्वनि का पता चलता है। जैसे जब वस्तुओं से उनकी ध्वनि निकलती है तो उन्हें ध्वनि बोधक कहते हैं। जैसे मक्खी क्या करती है, भिन भिनाती है। मक्खी क्या करती है, भिन भिनाती है ना। शेर क्या करता है, दहाड़ता है। शेर क्या करता है, दहाड़ता है। घोड़ा क्या करता है, तो सब घोड़ा हिनहिनाता है। घोड़ा क्या करता है, हिनाता है ना। तो ऐसे शब्द भिन भिनाना, हिनहिनाना, है ना, खिलखिलाना, ये शब्द क्या होते हैं, ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ध्वनि बोधक शब्द कहा जाता है। अच्छा सही। अब अगला अगला जो शब्द है हमारा दोस्तों, शब्द युग्म है। क्या है, शब्द युग्म। शब्द युग्म का, युग्म से पता चल रहा है सर इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, कुछ ना कुछ जुड़ा है। शब्द युग्म का मतलब शब्द की पुनरुक्ति हुई है। शब्द की क्या हुई है, पुनरुक्ति हुई है। जैसे धीरे धीरे, है ना, तो दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना। भीगी भीगी, मीठी मीठी, है ना, दुख सुख, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, इधर उधर, ऐसे शब्द जो होते हैं दोस्तों युग्म शब्द कहलाते हैं। कई बार विकल्प दे देता है इस तरीके से, है ना, दे देगा आपको सुख और दुख किस तरह का शब्द है, सुख और दुख किस तरह का शब्द है, वहां पे बहुत सारे विकल्प रहेंगे, है ना। युग्म शब्द है, द्वितत्व है, क्या है, द्वितत्व है, द्वितत्व शब्द है, विकारी है, अविकारी है ना। तो ऐसे करके आपको 4 विकल्प दे देगा। तो अगर आपको पता है तो आप सही लगा देंगे, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात क्लियर है। द्वितत्व के बारे में कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है, और इसी तरह से युग्म शब्द के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रहेगा कि सर ध्वनि बोधक शब्द कौन से हैं, युग्म शब्द कौन से हैं। अगला है सार्थक शब्द, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया। सार्थक शब्द जैसे राम, घर, नगर, इनका मतलब निकल रहा है कोई। एक हो गई निरर्थक शब्द, हल, चल, इसका कोई मतलब, ये सार्थक शब्द नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा नीचे देखिए श्रुति सम। श्रुति सम मतलब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सर ये पर्यायवाची की तरह हमें क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, जैसे पर्यायवाची शब्द हो। श्रुति सम का मतलब आप पर्यायवाची से ही समझे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। कपट का मतलब होता है धोखा। कपट का मतलब धोखा। कपाट दरवाजा, कपाट का मतलब दरवाजा, और दरवाजा तो दरवाजा होता ही। तो ऐसे शब्द जिनका एक ही मतलब निकलता हो, ऐसे दो शब्द जिनका एक ही मतलब निकलता हो, ऐसा पर्यायवाची में खूब होता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, श्रुति सम शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द के बारे में हमने दोस्तों उधर जिक्र किया था, शुरू में इसके बारे में हमने जिक्र किया था रचना के आधार पर जब हम शब्दों को बांट रहे थे, तो 3 तरीके से हमने इसको बांट लिया था, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और इसके अलावा हमने बांटा था योग रूढ़ शब्द के बारे में, है ना। एक अनेकार्थी शब्द यहाँ पर अलग आ गया है। अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। अनेकार्थी का मतलब जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। एकार्थी का मतलब जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। जैसे पत्र का मतलब क्या होता है, चिट्ठी होती है, पत्ता भी होता है ना। तो ऐसा शब्द क्या कहलाता है, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। ये अन्य प्रकार के शब्द हैं जिन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को देख चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार का देख चुके हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार का देख चुके हैं। शब्दों के कुछ अन्य प्रकार जो देख रहे हैं दोस्तों, वो है हमारे पास यहाँ पे। बात क्लियर है, आगे आओ। अच्छा योगुण शब्द के बारे में भी हम जिक्र कर चुके हैं। तत्सम के बारे में, तद्भव के बारे में, देशज के बारे में, है ना। देशज शब्द कौन कौन से होते हैं, आप एक बार इनको रटेंगे, मतलब एक बार इनको ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लुटिया होता है, गाड़ी, डिब्बा, पगड़ी, लात, लोटा, कटोरा, रोड़ा, ठेठ, झंडा, ठुमरी, ये शब्द क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देख लेना दोस्तों। इन शब्दों को सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ से दे देगा घोटाला। घोटाला किस प्रकार का शब्द है, फिर आपके सामने दे देगा तुर्की है, जापानी है, चीनी है, भारतीय है, किस तरह का शब्द है। तो आपको पता होगा, तभी आप बता पाएंगे कि सर घोटाला हमने पढ़ा है, ये एक देशज शब्द होता है। बात क्लियर है। चलिए अब हम देख रहे हैं दोस्तों, देशज शब्द को आप क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे कुछ विदेशी शब्दों को जो हमने विदेशी भाषाओं से लिए हैं और हिंदी में जिनको अपना लिया है। यहां तक क्लियर है, आप एक बार इसको अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा अब हम आ जाते हैं विदेशी शब्द पे। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बने हैं और बनते रहेंगे। चलिए अंग्रेजी से हम लोग को शब्द उठाए हैं दोस्तों, अंग्रेजी से कुछ हमने शब्द लिए हैं जो आज हमारी हिंदी में खूब चल रहे हैं, है ना। चाहे गांव का कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे अनपढ़ आदमी हो, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। भले ही उसे पता ना हो कि ये शब्द इंग्लिश का है, लेकिन वो करता जरूर है। क्यों? क्योंकि हमने हिंदी में इनको इतना फेमिलियर कर लिया है कि लगता ही नहीं है कि विदेशी शब्द है ये। जैसे अभी आप समझेंगे,
जैसे एक शब्द है ऑफिसर, अक्सर आदमी बोलते हैं ऑफिसर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, मजिस्ट्रेट, स्कूल। आपको नहीं लगता होगा कि स्कूल एक विद्यालय हिंदी का शब्द है, विद्यालय हिंदी का शब्द है, स्कूल इंग्लिश का शब्द है ना। तो स्कूल, पुलिस, पुलिस भी इंग्लिश का शब्द है। डिप्टी, ट्रेन, क्लर्क, नर्स, कोर्ट, स्टेशन, ड्राइवर, ये हमारी हिंदी में शब्द खूब चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप देख के बताएं। हमें लगता ही नहीं कि इंग्लिश के शब्द हैं, क्यों? क्योंकि हम इनको बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, जबकि वास्तव में हिंदी के नहीं है। कहाँ से लिए गए? अंग्रेजी से लिए गए। अंग्रेजी भाषा मतलब जो अंग्रेज कंट्री हैं वहाँ से इन शब्दों को उठाया गया है, ठीक है ना। जैसे अरबी के कुछ शब्द हम बोलते हैं लेकिन हमको नहीं पता है कि अरबी का शब्द है ये, जैसे अमीर, आखिर, अकल, आदमी, अल्लाह, हलवाई, मुकदमा, दुनिया, तारीख, कीमत, हकीम, फैसला, इज्जत। ऐसे जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए? अरबी से लिए गए, लेकिन हिंदी में खूब चल रहे हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि हिंदी का है या नहीं है, लेकिन अभी आपको पता चल पा रहा होगा। फारसी से भी दोस्तों हमने बहुत सारे शब्द उठाए, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, कुश्ती, आवाज, खुदा, गिरफ्तार, गवाह, चालक, दीवार। ये शब्द कहाँ से उठाए सर हमने? ये सब फारसी से उठा लिए। तुर्की से भी बहुत सारे शब्द उठाए हमने, चम्मच उठाया, ताश उठाया, बेगम उठाया, बारूद, तोप, बहादुर, कैंची, तगमा, चाकू, कालीन, कुर्ता, मुगल, उर्दू, लाश, बंदूक। ये शब्द कहाँ से आए हैं सर? ये शब्द आए हैं सर तुर्की से। लेकिन हिंदी में देख रहे हैं हम खूब। चीनी से भी हमने बहुत सारे शब्द उठाए, जो चीन एक देश है बराबर में। चीकू, चाय, लीची, चीनी, पटाखा, जापानी, सुनामी, रिक्शा, है ना। ये रिक्शा जापानी है, रिक्शा क्या है? जापानी है ये, ठीक है ना, चीनी नहीं है, ठीक है ना। तो रिक्शा हमने कहाँ से उठाया? जापान से उठाया। इसके अलावा पुर्तगाल से भी हमने बहुत सारे शब्द उठाए, अनन्नास, कर्फ्यू, कमीज, पिस्तौल, बिगुल, काजू, है ना। बहुत बार पूछा गया काजू और अलमारी। काजू, अलमारी कहाँ के शब्द हैं? पुर्तगाल के शब्द हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन शब्दों को आपको याद रखना है। एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को एक बार ध्यान से पॉज करके इन सब शब्दों को अपने मन में एक बार दोहरा सकते हैं। बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। तो आपने देखा सर शब्दों का विभाजन हमने कितनी तरीके से किया, है ना। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन अच्छे से आपने नहीं पढ़ा होता है तो आप थोड़ा घबरा जाते हैं। अब हम थोड़ा सा जो पढ़ के आए हैं उसका एक जगह रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमें बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक थोड़ी सी नई बात और जुड़ी है इसमें। शब्द अभी हमने कंप्लीट किया है कि शब्द का प्रकार क्या होता है, रचना के आधार पे हमने शब्दों को देखा, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को देखा, फिर हमने जो विदेशी भाषा से शब्द हैं उन्हें देखा, देशज विदेशज देखा, तत्सम तद्भव को समझा, है ना, एकार्थी अनेकार्थी शब्दों को देखा। अब हम देखते हैं विकारी और अविकारी शब्द ये क्या होते हैं, ये क्या बला है, ठीक है ना। इसको समझना बहुत जरूरी है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए विकार से मतलब समझिए आप, एक शब्द है विकार। विकार का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो दोष होता है दोस्तों। क्या होता है? दोष, कमी, है ना, जिसमें कुछ हम फेरबदल कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब विकार का मतलब दोष से होता है, तो मतलब जिसमें हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता हो, ध्यान से समझना, लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता हो वैसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। वैसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम है, अब आप तुम को बदल सकते हैं। तुम क्या है? एक शब्द है, इसको हम इसका वचन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, तुम्हें कर सकते हैं। तुम एक वचन था और तुम्हें बहुवचन हो गया। तुम एक वचन, तुम्हें बहुवचन हो गया। वह है ना, वह किसके लिए आ रहा है ये? सर ये वह पुरुष के लिए भी आ सकता है और वह महिला के लिए भी आ सकता है ना। तो लिंग चेंज हो सकता है इस शब्द का, इस शब्द का लिंग चेंज हो रहा है, इसका वचन चेंज हो रहा है। ये शब्द बालक है, बालक क्या है? लिंग चेंज कर सकते हैं हम इसका, है ना। बालक एक पुरलिंग है, क्या है? पुरलिंग है। अगर मैं इसको बालिका कर दूं, बालिका कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, अर्थात इसका लिंग चेंज हो गया, इसका लिंग चेंज हो गया। तो आपने क्या देखा? हमने ये देखा सर, ऐसे शब्द जिनको लिंग वचन कारक के अनुसार बदल सकते हैं, इनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। इसका जस्ट उल्टा होता है दोस्तों अविकारी शब्द। क्या होता है? अविकारी शब्द। पहले विकारी शब्द पे थोड़ा सा और नजर डालते हैं। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो ये चार जो होते हैं दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये शब्द क्या होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक इसको हटाओ, इस वाली ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, मैंने ट्रिक को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे संज्ञा में मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, सॉरी
जैसे यहाँ पे देखिए लड़का एक शब्द है, क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे एक शब्द है लड़का। तो लड़का कैसा शब्द है सर? सर लड़का जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। इसका हम वचन चेंज, इसका हम लिंग चेंज कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, लड़की कर सकते हैं इसकी जगह। क्या कर सकते हैं? लड़की कर सकते हैं। मतलब संज्ञा कैसा शब्द हो गया? विकारी शब्द हो गया। परिवर्तन संभव है संज्ञा के अंदर। इसी तरीके से सर्वनाम को देख सकते हैं, इसी तरीके से सर्वनाम को समझ लो। जैसे तुम है ना, तुमको, तुम शब्द को हम तुमको कर सकते हैं, तुमको कर सकते हैं, तुम्हें कर सकते हैं, तुम्हारा कर सकते हैं। मतलब इसका भी लिंग चेंज सर हम कर सकते हैं लिंग वचन कर्ता के, लिंग वचन और कारक के अनुसार, है ना। तो ये शब्द भी क्या होता है? सर्वनाम हमारा विकारी शब्द होता है। इस तरीके से हम क्रिया में भी दोस्तों परिवर्तन कर सकते हैं। जाना से जाते कर सकते हैं, जाना क्रिया है, जाते कर सकते हैं हम उसको, है ना। विशेषण में भी हम कर सकते हैं। अच्छा शब्द है कोई, एक अच्छा क्या है? अच्छा सर एक विशेषण है, तो अच्छा से हम अच्छे कर सकते हैं। अच्छा से क्या कर सकते हैं? अच्छे कर सकते हैं। तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं? वचन चेंज कर सकते हैं। एक वचन से इसको हम बहुवचन में ले जा सकते हैं, बहुवचन से एक वचन में ला सकते हैं। तो ये विकारी शब्द आपको समझ में आ गए किस तरीके से होते हैं। ये 4 होते हैं दोस्तों, ये है ना। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। इसका उल्टा आपको समझना है अविकारी शब्द। क्या समझना है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द की परिभाषा बिल्कुल उल्टी है दोस्तों। लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन संभव ना हो सके उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, यहां, वहां, तक, तो ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, इनमें हम इनका वचन चेंज कर ही नहीं सकते, है ना। आगे को आप क्या लिख सकते हैं? आगे को करके देख लीजिए, लिंग वचन कारक के अनुसार आप परिवर्तित कर ही नहीं पाएंगे, है ना। आगे का जैसा है वैसा ही प्रयोग में आएगा ये, इसमें कोई बदलाव आप कर ही नहीं सकते। करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। पीछे में हम कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर पिछला, तो पिछला का मतलब भी पीछे ही होता है, ठीक है ना। यहां, तो यहां को हम यहीं, जहां ये शब्द यूज में आएंगे, जहां ये शब्द प्रयोग में आएंगे, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में आएंगे, कोई परिवर्तन इनमें संभव नहीं है। जबकि विकारी शब्द में बिल्कुल अलग था, उसमें परिवर्तन संभव है लिंग वचन और कारक के अनुसार। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। ये भी 4 होते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो दोनों ही 4 होते हैं। 4 ही विकारी शब्द होते हैं और 4 ही अविकारी होते हैं। कोई डाउट नहीं रखना है यहाँ पर। यहाँ तक मुझे लगता है कि शब्द भेद में जितने भी चीज़ें बनती थी, अविकारी शब्द, विकारी शब्द, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सब कुछ हमने दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। चलिए आगे आते हैं। एक शब्द है दोस्तों निपात। यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निपात से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार इसको आप विशेषण में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो निपात को समझ लीजिए। निपात होता क्या है, निपात होते क्या हैं। देखिए पहले तो इसकी परिभाषा को थोड़ा समझिए। निपात शब्द अव्यय की तरह व्यवहार करते हैं। निपात क्या होते हैं? अव्यय शब्द तो सुना है ना आपने। अव्यय शब्द क्या होता है? अव्यय शब्द भी दोस्तों अविकारी शब्द ही होता है, एक तरीके का अविकारी शब्द होता है। अव्यय वह शब्द, कोई भी शब्द वह अव्यय हो जाएगा जब उसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलाव संभव नहीं हो सकेगा। इसका मतलब तो जो शब्द है ये भी होगा, यहां, वहां, यदि, मतलब इनमें हम कोई संभव प्रयास नहीं कर सकते, कितना भी बदलने की कोशिश करें इनका लिंग वचन और कारक को नहीं बदल सकते, तो ये शब्द भी क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द हो जाएगा। तो वो सारे अविकारी शब्द अव्यय होते हैं जिनका हम लिंग वचन कारक चेंज नहीं कर पाते। निपात भी अव्यय की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये अव्यय नहीं होते हैं। निपात भी व्यवहार तो अव्यय की तरह करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये अव्यय नहीं होते हैं, ठीक है ना। अव्यय की तरह ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। निपात वाक्य के अर्थ में अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं। ये वाक्य की सहायक शब्द होते हैं, वाक्य के अंग नहीं होते। नहीं समझ में आई बात? जैसे एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया है, सोहन ने ही मुझे पीटा। अब ये जो ने शब्द है ना दोस्तों, ने, ये निपात है यहाँ पर। क्यों? ने शब्द क्या है? एक सेकंड सॉरी, जो ही शब्द है ना, ही, ये निपात है यहाँ पर। क्या है? मुझे सोहन ने ही पीटा। अब देखिए इससे हमें एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है, मुझे सोहन ने ही पीटा, अर्थात किसी और ने नहीं पीटा।
अब मैं इस ही की सहायता से ही इसका अर्थ बदलने की कोशिश करता हूं जो वाक्य में कह रहा है। जैसे मुझे सोहन ने पीटा ही। अब देखिए दोनों वाक्य एक से ही हैं। मैंने सिर्फ क्या किया, ही का जो स्थान है, निपात का जो स्थान है, उसी को परिवर्तित किया। यहां पे निपात जो था वो बीच में आया था, क्रिया से पहले आ गया था। यहां निपात जो है वो क्रिया के बाद आया, लेकिन वाक्य में अर्थ बदल गया। वाक्य का क्या बदल गया, अर्थ बदल गया। निपात यही काम करते हैं, वाक्य का अर्थ बदल देते हैं। सोहन ने ही पीटा, मुझे सोहन ने ही पीटा, इसका मतलब, अच्छा सोहन ने ही पीटा मतलब और किसी ने नहीं पीटा था। मुझे सोहन ने पीटा ही, देखिए यहां पे अर्थ बदल गया। मुझे सोहन ने सिर्फ पीटा ही था, गाली वगैरह नहीं दी थी। यहां पे क्या कह रहा है, सोहन ने ही पीटा मतलब और किसी ने नहीं पीटा। इससे यह अर्थ निकल रहा है मुझे सोहन ने पीटा ही मतलब सिर्फ पीटा था और बाकी कुछ मेरे साथ नहीं किया था। तो क्लियर हो जाती है बात आपको कि निपात क्या काम कर सकते हैं किसी वाक्य में। निपात पूरे के पूरे वाक्य का अर्थ बदलने की ताकत रखते हैं। बात क्लियर हो जाती है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर। तो निपात क्लियर हो गया है ना। अच्छा, निपात कितने प्रकार के होते हैं, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रख लेना 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के निपात होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, स्वीकृति बोधक जिसे हम हाँ जी हाँ, अब कारण बोधक, अवधारणा, एक मिनट ये दिख थोड़ा कम रहा है, अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक मतलब ठीक, करीब, लगभग, प्रश्न बोधक क्या, विस्मयादि बोधक क्या, काश, आदर बोधक जी, तुलना बोधक सा, बलदायक तो, ही, जैसे ही शब्द आया था हमारे पास अभी है ना, भी, भर, सिर्फ, निषेधात्मक मत, नकारात्मक नहीं, जी नहीं, ठीक है ना। तो 9 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के निपात होते हैं। क्लियर हो जाती है बात। अगर आप इसको याद रख सकते हो रखिए, लेकिन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। कई बार निपात छांटने के लिए आ जाएगा, एक वाक्य दे देगा आपको, पूछ लेगा इसमें निपात कौन सा शब्द है ना, उसको अंडरलाइन आपको करना होता है और विकल्प में चुनना होता है उसको। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। चलिए, तो हमने 2 टॉपिक देख लिए दोस्तों यहां से। एक तो हमने शब्द भेद को देखा, दूसरा निपात को देखा, तीसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो उपसर्ग रहने वाला है। उपसर्ग को थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद आप सारी कहानी इसकी समझ जाएंगे। जितनी रामायण यहाँ पे लिखी हो इसको समझने की जरूरत नहीं है, उसको समझिए जो मैं मेन चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उप और सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करने वाला, सृष्टि करने वाला है ना, सृष्टि करने वाला या सृजन करने वाला। यह पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड, सृजन करने वाला। और उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है, समीप। ये तो इसकी शाब्दिक परिभाषा हो गई। उप का मतलब समीप, सर्ग का मतलब सृष्टि करने वाला, रचना करने वाला, पैदा करने वाला। उपसर्ग क्या करते हैं, शब्दों को पैदा करते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं, नए शब्दों को पैदा करते हैं। उपसर्ग लगा करके आप नए शब्द बना सकते हैं, है ना। पूरी तरीके से उस वाक्य का, उस शब्द का अर्थ भी उपसर्ग बदल सकते हैं। बात क्लियर है। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी वाक्यांश में पहले लगने वाले जो शब्द होते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है हमारे पास अपमान, है ना, अपमान। पूछ लेगा आपसे इसमें कि बताइए उपसर्ग कौन सा है ना, पूछ लेगा इसमें। जैसे एक शब्द है हमारे पास उपन्यास, अगर आप उपसर्ग छांटना जानते हैं तो बड़ी आसानी से बता देंगे कि सर इसमें सॉरी उपसर्ग क्या है और नीचे वाले में उपसर्ग क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो जड़ है उसको समझिएगा पहले, क्या है उपसर्ग की जड़ क्या होती है। किसी भी शब्द में दोस्तों आप देखेंगे कि हर शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते। प्रत्यय इसका अगला टॉपिक है, पहले आप उपसर्ग को समझिए। हर शब्द में दोस्तों उपसर्ग नहीं होता है, हर शब्द में उपसर्ग नहीं होता। जैसे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं यहां पर, इनमें कोई उपसर्ग नहीं होगा। जैसे एक शब्द है बल, ठीक है ना, एक शब्द हो गया बल, एक शब्द हो गया चावल, है ना, एक शब्द हो गया मुंह। और शब्द ले सकते हैं यहां पे, नाक ले सकते हैं, कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो 4 शब्द दोस्तों आप यहां पर लिखे देख रहे हैं इनमें कोई उपसर्ग नहीं है। क्यों, देखिए मैं उपसर्ग निकाल सकता हूं, यहां से मैं चा धन बल कर सकता हूं, है ना। तो आप कहेंगे सर ये निकल तो गया, ये उपसर्ग हो गया चा और बल जो मूल शब्द बच गया।
बल क्या बच गया, मूल शब्द बच गया। समझिए इनमें उपसर्ग क्यों नहीं, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए उपसर्ग का मतलब है जब उपसर्ग निकाल लेते हैं हम किसी शब्द से हम उपसर्ग को निकाल लेते हैं तो मूल शब्द का बचना बहुत जरूरी है। मूल शब्द का बचना बहुत जरूरी है। मूल शब्द क्या होता है, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो। जैसे बल है ना, बा को चलो मैं अलग कर लेता हूं, ला शब्द बचा, ला का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। हाँ ला वर्ण तो है लेकिन इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं निकलता है। एक शब्द मैंने लिखा था आपसे यहाँ पे, उपन्यास, है ना, उपन्यास लिख लेते हैं या अधीक्षक लिख लेते हैं, जो शब्द आपको लगे उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे उपन्यास शब्द है ना, अब इसमें हमें मूल शब्द भी बचाना है और उपसर्ग को भी ढूंढना है। अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें मूल शब्द बच ही नहीं रहा, उपसर्ग निकाल पा रहे हैं हम लेकिन मूल शब्द नहीं बच रहा, तो मान के चलना कि उस शब्द में फिर उपसर्ग नहीं होगा। चलिए उपन्यास शब्द को लिखते हैं और फिर इसको देखते हैं कि इसमें उपसर्ग है या नहीं। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ध्यान से समझना इसको। जैसे उपन्यास है तो हम उप को अलग कर देंगे, धन न्यास को अलग कर देंगे, है ना, ऐसे ही तो निकालते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग भी होता है। हिंदी में हमारे कितने उपसर्ग हैं, टोटल 22 उपसर्ग हैं, ठीक है ना। तो इन 22 के अलावा कोई और उपसर्ग नहीं होता है, तो उप इसमें आता है, तो उप हो गया और न्यास हो गया। अब क्या करना है आपको, चलो उपसर्ग तो आपने निकाल लिया लेकिन इस शब्द का भी मतलब समझाना पड़ेगा कि न्यास का मतलब क्या होता है। अब आप बता ही नहीं पा रहे कि शाब्दिक मतलब क्या होता है न्यास का, तो इसका मतलब अभी आप उपसर्ग नहीं निकाल पाए। बहुत सारे बच्चे यहीं तक आके रुक जाएंगे कि सर उप अलग हो गया, न्यास मूल शब्द बचा है। एकदम 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए एक उपसर्ग तो ये निकल गया, इस शब्द में वास्तव में 2 उपसर्ग हैं। इस शब्द में वास्तव में क्या है, 2 उपसर्ग हैं। एक उपसर्ग तो निकल चुका है, दूसरा उपसर्ग अब निकलेगा। अब इसमें से भी हमें मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द यहां से निकलेगा, ना कि ये पूरा मूल शब्द है। तो नी को अलग करेंगे और आस जो बचेगा दोस्तों, इसमें आस का मतलब होता है एक आशा, एक आशा। तो उपसर्ग जो है दोस्तों वो नी है। इसमें कितने उपसर्ग निकले, इसमें 2 उपसर्ग निकल गए, नी और उप। और मूल शब्द जिसकी हम बात कर रहे थे कि मूल शब्द बचना चाहिए, वो मूल शब्द आस है। वो मूल शब्द क्या है, आस है। तो आप क्या समझे परिभाषा से, परिभाषा से सर आप ये समझे कि किसी भी शब्द में उपसर्ग निकालने के बाद मूल शब्द का बचा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात क्लियर हो जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चे करेंगे कि सर विद्यालय में भी तो हम उपसर्ग निकाल सकते हैं, विद्यालय में भी हम उपसर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चा विद्या कोई उपसर्ग नहीं होता है, विद्या कोई उपसर्ग नहीं होता है। आलय मूल शब्द तो बच गया, आलय मूल शब्द तो है लेकिन विद्या उपसर्ग नहीं होता है, क्योंकि हमें तो वही उपसर्ग मानने हैं ना जो हिंदी में दिए हुए हैं, है ना। उनकी लिस्ट अभी आगे आने वाली है आप लोगों को। आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से उपसर्ग हिंदी में हैं, कौन कौन से संस्कृत में हैं, कौन से हमने इंग्लिश से लिए हैं, वो सारे उपसर्ग हम यहाँ पर देखने वाले। तो मुझे लगता है ये जो परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्लियर हो गया, सर मूल शब्द बचना चाहिए और जो उपसर्ग हिंदी में हमारे चल रहे हैं उसमें से कोई एक उपसर्ग निकल जाना चाहिए। मूल शब्द का मतलब जिसका कोई मतलब हो वो सब निकल जाए। यहाँ तक क्लियर है। परिभाषा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 होते हैं, है ना। हिंदी में जो उपसर्ग हैं वे संस्कृत भाषा के विकृत रूप ही हैं, तो हिंदी और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या बराबर है। चलो कुछ उपसर्गों को हमने उर्दू से भी लिया है, हिंदी से लिया है, उर्दू से लिया है, संस्कृत से लिया है, इंग्लिश से लिया है ना। तो जो उर्दू से आए हैं, फारसी के जो उपसर्ग हैं, है ना, तो अल है, कम है, खुश है, गैर है, दर है, ना है, वर है, वा, वे, बद, हर, हम, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, उर्दू के उपसर्ग। अब देखिए शब्द कैसे बनाएंगे, हम यहां से बना सकते हैं बड़ी आराम से। हमदर्द है, हम दर्द, तो हम क्या हो गया, उपसर्ग है सर, और दर्द क्या, मूल शब्द है, ठीक है। यहां से निकाल सकते हैं बेअदब, बेअदब, ठीक है। तो अदब क्या है सर, मूल शब्द, बे क्या है, वो उपसर्ग है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा यहां से निकाल सकते हैं खुश मिजाज, खुश मिजाज, है ना। तो इनसे हम जो शब्द बना पा रहे हैं, किससे बना पा रहे हैं, उपसर्ग की सहायता से ये शब्द बना रहे हैं, ठीक है ना। खुश मिजाज, तो मिजाज क्या है सर, मूल शब्द है, खुश क्या है, हमारा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या करते हैं, नए नए शब्दों की उत्पत्ति करते हैं, नए नए शब्दों की उत्पत्ति। दर्द क्या है, दर्द सर एक दुख होता है। अब मैंने इसमें एक शब्द जोड़ दिया हम, अब इसका मतलब क्या हो गया, हम दर्द, मतलब मेरे साथ दुख सहने वाला। शब्द का एकदम अलग मतलब। मिजाज का मतलब होता है किसी का मन, है ना। खुश मिजाज मतलब उसका मन कैसा है, खुश है।
तो उपसर्गों ने क्या काम किया, नए शब्दों में बनाने में सहायता भी की, नए शब्दों को बनाने में सहायता भी की, इसलिए इसका नाम होता है उप का मतलब समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करने वाला, है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपने उर्दू के जो उपसर्ग थे वो देखे कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देख लेना, इनको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं, बहुत आराम से मैं चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं देखिए, सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, है ना। अब यहाँ से बना सकते हैं आप, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। अब कांस्टेबल का मतलब तो पता है सर आपको, सिपाही होता है, हेड का मतलब होता है मुख्य सिपाही, है ना। अच्छा, वाइस प्रिंसिपल, है ना, वाइस प्रिंसिपल या वाइस चांसलर, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। डिप्टी का मतलब होता है छोटा, जो मुख्य प्रधान है उससे छोटा, जैसे डिप्टी सीएम होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं। सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, सब डिस्ट्रिक्ट होता है ना, सबका मतलब होता है समीप। क्लियर हो जाती है बात। तो ये जो शब्द हमने कहाँ से लिए हैं, ये सारे उपसर्ग कहाँ से लिए हैं, अंग्रेजी से लिए। इनसे शब्द बड़े आसानी से आप बना पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो जाती है दोस्तों आप लोगों को बात, ठीक है ना। चलिए, अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इसने हमें, कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो उपन्यास आपको पहले ही बता दिया था, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, एक शब्द में एक से ज़्यादा उपसर्ग भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हमें इसने दिए हैं, है ना। ये दिया है प्रत्यपवाद, है ना। तो प्रत्यपवाद में देखिए, प्रति निकला, दो उपसर्ग निकल गया, प्रति निकला और अप निकला। मूल शब्द क्या बचा, बाद। मूल शब्द बाद का मतलब होता है विचार, ठीक है ना। तो जैसे उपन्यास में दो निकले थे, वैसे ही यहाँ तो भी ये कह रहा है कि उपसर्ग, किसी शब्द में एक से ज़्यादा उपसर्ग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हम भी कह रहे थे इस बात को, ठीक है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्लियर हो जाती है बात यहाँ पर। अच्छा, संस्कृत के उपसर्ग देख लेते हैं, अर्थात संस्कृत शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, है ना। तो ये काय के हो गए, हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो गए। कितने बताए थे सर आपने, 22 बताए थे, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हिंदी के उपसर्ग देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। चलिए, देखिए, हिंदी के और संस्कृत के उपसर्ग होते हैं लगभग एक ही होते हैं। हिंदी के और संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो लगभग एक ही होते हैं। अच्छा, उर्दू के कुछ उपसर्ग हो गए हमारे पास, वो अरबी के देखे थे, या उर्दू के देख सकते हैं, ये हमने सब देख ही लिया है अभी। चलिए, ये डबल हो गया है। अच्छा, उपसर्ग आपको क्लियर हो गया। उपसर्ग क्या होते हैं सर, बेशब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जोड़ते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख दूं जिससे कि आपको, बेशब्द जो किसी शब्दांश में पहले जुड़े होते हैं, पहले ठीक है। अच्छा, प्रत्यय इसका उल्टा होता है, बेशब्दांश जो अंत में जुड़े होते हैं। कहाँ जुड़े होते हैं, अंत में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। क्या होंगे, अंत में प्लस होंगे वो, ठीक है। उपसर्ग पहले आएगा, प्रत्यय बाद में आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, देखिए, पहले परिभाषा देख ली, मैं दो चीजें बता देता हूं। प्रत्यय दो तरह से हो जाते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। तो बहुत नई बात नहीं है, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। जब कोई शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, प्रत्यय कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अंत में तो जुड़ते हैं। अच्छा, जैसे हर्ष शब्द में इत जोड़ने से हर्षित हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसमें इत जोड़ दूं हर्ष में, तो क्या हो जाएगा, ये हर्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्षित हो जाएगा, ठीक है। तो इत प्रत्यय जुड़ने से एक नया शब्द बन गया हमारे पास, हर्षित, ठीक है ना। हर शब्द में भी प्रत्यय नहीं होता है दोस्तों, जैसे हर शब्द में उपसर्ग नहीं होता है, वैसे ही हर शब्द में प्रत्यय भी नहीं होता है। बात क्लियर हो जाती है आप लोगों को। अच्छा, ये वाली बात क्लियर है। संस्कृत में अगर हम देखें तो दोस्तों दो तरह के प्रत्यय चलते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन हिंदी में अगर हम देखें तो एक ही तरह का प्रत्यय चलता है हमारा, है ना, जिसका कोई नाम नहीं, सिर्फ प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। कृत प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, धातुओं के बीच में जुड़ता है, अर्थात क्रिया में जुड़ता है। कृत प्रत्यय क्या होता है, धातु, धातु से क्या बनती है, क्रिया। प्रत्यय लगाने से किसी भी धातु में अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं वो क्रिया बन जाती है। तो ये क्या होते हैं, क्रिया में जुड़ते हैं मूल रूप से, यानी कि धातु में जुड़ते हैं, आप ऐसे समझ के चलो। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं जिसका एक अलग अर्थ निकाला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां से आ जाओ, पहले ये हिंदी में क्या किया जाता है। अच्छा, यहां से समझो पहले। अभी
कृत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय तो आपको पता चल गया है ना, कृत प्रत्यय तो आपको पता चलेगा सर, ये क्रिया के साथ जोड़ा जाता है ना। जैसे एक शब्द उठना, उठना है ना। अब मैं इसमें आना शब्द जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, आना प्रत्यय जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, उठवाना, उठवाना। दोनों शब्दों का मतलब बदल गया प्रत्यय लगाते ही। उठना का मतलब होता है खुद से उठना, उठवाने का मतलब होता है किसी और से उठवाना, ठीक है ना। तो ये अर्थ बदला कब, जब इसमें सर प्रत्यय लगाया गया। उठना क्या है सर, उठना एक धातु है, उठ क्या है, एक धातु है, और ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, ये एक क्रिया हो गई। और ये किस में जुड़ते हैं, क्रिया में ही जुड़ते हैं। प्रत्यय किस में जुड़ते हैं, क्रिया या धातु में ही जुड़ते हैं। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, तदित प्रत्यय का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है सेठ, सेठ कैसा शब्द है सर, संज्ञा शब्द है। अगर मैं इसमें एक शब्द प्रत्यय जोड़ दूं आनी, क्या जोड़ दूं, आनी, तो क्या हो जाएगा, सेठानी, क्या हो जाएगा, सेठानी। तो यही तो कह रहा था ये कि बे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जो क्रिया में या धातु में जुड़ जाते हैं, बे शब्दांश जो क्रिया या धातु के साथ योग कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं और नया शब्द बनाते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, कृतंत प्रत्यय कह देते हैं। कोई नई बात नहीं है, बहुत क्लियर हो जाती है बात। आगे आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रत्ययों को जो संस्कृत में चले थे। वो पीछे वाला स्लाइड था, उसमें काम की चीजें नहीं थी। कृदंत प्रत्यय है ना, तो अन, अना, अनीय, अक, तब, आ, या, ता, ये सब क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं दोस्तों। इस तरीके से जो आप जितने भी यहाँ पे लिखे हुए देख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रत्यय ही होते हैं। एक एक दो को समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कृत प्रत्यय है, ये एक टॉपिक है हमारा, कृत प्रत्यय। किसके प्रत्यय, संस्कृत के कृत प्रत्यय। जैसे ये अन, पट है ना, क्या है, अन, अना, तो अन से क्या बना, पठन, तो पठ और अन, इसमें क्या निकलेगा, अन निकलेगा। कथन, इसमें भी अन है। दर्शन, इसमें भी अन है। पालन, इसमें भी अन शब्द ही निकलेगा, अगर आप इसको इसमें से प्रत्यय छांटना चाहेंगे तो। जैसे अना, घटना, रचना, सूचना, धारणा, तो इसमें से क्या शब्द निकलेगा, धारणा में से अना शब्द निकलेगा सर, ठीक है। जैसे अनीय है, पठनीय है ना, कथनीय, तो इसमें से क्या निकलेगा सर, अगर हम इसका प्रत्यय निकालें तो निकलेगा हमारा अनीय, क्या निकलेगा, अनीय। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रत्ययों को जो लास्ट में शब्दांश होते हैं उनको अलग कर लेते हैं और एक मूल शब्द हमारे पास बच जाता है, एक मूल शब्द हमारे पास बच जाता है। अब वो कृदंत भी हो सकता है और तदित भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने प्रत्यय लगाया किसके साथ और किसके साथ से हटाया है, ठीक है। ये तदित प्रत्यय के एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। किसके हो गए, तदित प्रत्यय के एग्जाम्पल हो गए, है ना। जल क्या है, तो जल क्या है सर, एक संज्ञा है। बुद्धि क्या है सर, विशेषण हो जाएगा। मूल्य क्या है, संज्ञा है। आवर्त क्या है, एक विशेषण हो जाएगा। आत्म क्या है, संज्ञा है। कौशल क्या है, एक विशेषण है। तो ये किसके साथ जोड़ना है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा के साथ जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसा मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया, पीछे देख सकते हैं आप थोड़ा सा। ये किसके साथ जुड़ रहे हैं सर, ये सारी क्रियाएं हैं। क्या हैं, सारी क्रियाएं हैं या धातु हैं। लेकिन तदित प्रत्यय में क्या हो रहा है कि सर ये जो शब्द हम देख रहे हैं, या तो ये संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है, इनके साथ ही जुड़ते हैं तदित प्रत्यय। यहां तक क्लियर हो जाती है बात। जैसे मैं क्या है सर, एक प्रत्यय है किसका, संस्कृत का, जिसे हम तदित प्रत्यय करते हैं। जल के साथ मैं कर दें तो जलमय हो जाएगा, शांति में, है ना। तो इसमें से अलग करेंगे हम इस प्रत्यय को, मैं को। क्लियर है, यहां से बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे प्रत्यय होते हैं, मान, वान, वर्ती, वत, आ, ई, त्रा और ता, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब सर संस्कृत के तदित प्रत्यय होते हैं। कुछ प्रत्यय हमारे हिंदी में भी चले थे जो आप यहां से देख सकते हैं, है ना। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, हिंदी में भी हम इनको इसी तरीके से बांटते हैं। जैसे आ, उ, आई, आहट, आवट, तदित, है ना। अब ये तदित प्रत्यय एक अलग टॉपिक हो गया। यहां से तदित का और कृदंत प्रत्यय में कोई अलग चीज नहीं है, जो संस्कृत में है वही हिंदी में है। तो हमने हिंदी वाला देखा, संस्कृत वाला देखा, ये हिंदी वाला है, ठीक है ना। तो बस इतनी बात आपको समझनी है कि सर जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया या धातु के साथ जुड़ेगा। जो तदित प्रत्यय होता है सर, तदित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा के साथ, संज्ञा शब्द से जुड़ेगा, सर्वनाम शब्द से जुड़ेगा या फिर विशेषण शब्द से जुड़ेगा, है ना, या फिर विशेषण शब्द से जुड़ेगा, जो कि हम संस्कृत और हिंदी में अलग अलग इसको पढ़ लेते हैं। एक बात और याद रख लेनी है जो मोटी बात है सर, ये अंत में जोड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, किसी भी शब्दांश के अंत में इनको जोड़ा जाता है। और ये क्या करते हैं,
शब्द का अर्थ बदलने की ताकत रखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ये हमारे कुछ उर्दू के प्रत्यय हैं, ठीक है, खाना, दान, दार, नाक, बाज, ठीक है। चलिए, तो हमने उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत डिटेल में समझा, बहुत आसानी से आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट तो टॉपिक है हमारा कारक एवं वाच्य, कारक एवं वाच्य, ठीक है ना। वाच्य को देख लेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। चलिए पहले हम देखते हैं वे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता है कारक कहलाते हैं। कारक को समझिएगा दोस्तों, पहले दो टॉपिक हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, कारक और वाच्य अलग अलग टॉपिक हैं। वे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता है कारक कहलाते हैं। कारक को परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। आज के लिए दोस्तों ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा वर्डन आप लोगों के लिए ऊपर हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इस वाली वीडियो को नेक्स्ट डे यानी कि कल अपलोड करते हैं, है ना, यहां से आगे तक। अब ये जो स्लाइड बची हमारी वो कुछ इस तरीके से बचती हैं, वाक्य, वाच्य, है ना, इनको हम अभी अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।